Hello friends, how are you? Fine. This is Vikas Kuswaha and today we are here to discuss the second part of the industrialization. Okay friends, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जहाँ पे अमेरिका में पूरी तरह से लेबरों की कमी थी, तो वो लोग मशीनों को खरीदने के लिए जो भी मालिक थे वो लोग पूरी तरह से उन्हीं मशीनों पे निर्भर करते थे। लेकिन यूरोप में ऐसी कोई बात नहीं थी। यूरोप में लेबर की कोई कमी नहीं थी और वो काफी सस्ते में लेबर पा जा रहे थे, इसीलिए ये लोग मशीनों को अभी भी हाथ लगाने से काफी डर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे से हम बात करते हैं यहाँ पे मजदूरों की लाइफ के बारे में, मजदूरों की दशा के बारे में, क्या कि उनकी स्थिति कैसी चल रही थी। ठीक है दोस्तों, लेबर्स जो हैं उनकी लाइफ किस तरह से चल रही है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि यूरोप में क्या था कि गांव में जब खबर पहुंचती थी कि शहर में फैक्ट्रियों में काम आया है, तो सैकड़ों हजारों मजदूर जो हैं वो आपस में इकट्ठे होकर शहरों की तरफ कूच करना शुरू कर देते थे। वो शहर में जाते थे और वहां पे जॉब की तलाश करते थे, फैक्ट्रियों में काम की तलाश करते थे। अब वहां पे भी जो काम था वो पूरी तरह से डिपेंड करता था कि उनका परिचय कितना है, उनके परिचित लोग कितने हैं, इस पे डिपेंड करता था। मीन्स अगर आपके परिचित लोग कहीं शहर में हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको काम मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा थे। और जिन लोगों का कोई रिलेटिव नहीं होता था, सगे संबंधी नहीं होता था, ऐसे लोगों को काम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती थी, काफी टाइम लग जाता था और उन्हें हो सकता है कि काम भी न मिले। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग क्या करते थे, ओवर ब्रिज के नीचे, फिर इधर उधर कहीं भी जहाँ पे रैन बसेरा है या फिर फुटपाथ है, ऐसी जगहों पे ये लोग अपनी रातें काटते थे और फिर अगले दिन नए एक उमंग से काम की तलाश में निकल जाते थे। ठीक, और अगर इन्हें काम मिल भी जाता है तो वो भी काम क्या होता था कि वो सीजनल होता था, यानी ठंडी के दिनों में काम पा जाते थे तो बाकी समय में इन्हें भटकना पड़ता था। ऐसे सिचुएशन में काफी मजदूर जो है वो गांव की तरफ लौट जाते थे कि गांव पे जाके कम से कम खेती का काम निकल आता था और वो खेती का काम करेंगे। और बाकी मजदूर ऐसे होते थे जो ऐसे सिचुएशन में सीजनल वर्क होने में ये बाकी टाइम में ऑड वर्क ढूंढते रहते थे कि कोई भी काम करके जैसे तैसे शहर में ही अपनी जिंदगी काट लें, फिर जब ठंडी का समय आएगा तो फिर से इन्हें जॉब मिलेगा ही। इस तरह से इनकी जिंदगी कट रही थी। मजदूरों की स्थिति जो है वो अभी भी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं थी। इसके अलावा एक तो मजदूरों की संख्या जो थी बेरोजगारी से जूझ रही थी, और ऊपर से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के फलस्वरूप अब मजदूर क्या है, इन फैक्ट्रियों को अपना दुश्मन मानना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि कैसे उसमें कैप्टन स्विंग के नेतृत्व में लोग जो हैं वो थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। ऐसी ही एक घटना सुनाई देती है जो अक्सर एग्जाम में भी पूछता है। नाम है एक मशीन का स्पिनिंग जेनी। ऐसे ही था कि यूरोप में जो महिलाएं वहां पे काम करती थी, उनको लपेटने का काम, उनको रोल करने का काम, तो एक मशीन है स्पिनिंग जेनी। अब इसकी वजह से महिलाओं के कम से कम 15 से 20 महिलाओं का काम ये मशीन अकेले ही एक महिला की मदद से कर सकती थी, और इसके वजह से महिलाओं को अनएम्प्लॉयमेंट का भय सताने लगा। ऐसे सिचुएशन में महिलाओं ने ये स्पिनिंग जेनी मशीन को अपना दुश्मन समझ लिया और जगह जगह पे इन मशीनों के खिलाफ बगावत भी शुरू कर दिया और इन मशीनों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां पे ये सुनने को आया कि स्पिनिंग जेनी मशीन का काफी जम के विरोध किया गया और इनको जगह जगह पे तोड़ा गया, जलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मजदूरों के क्रियाकलापों का वर्णन था कि किस तरह से ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट एक तो चल ही रहा था और जो लोग काम में कर रहे थे उन्हें भी अनएम्प्लॉयमेंट का भय सता रहा था। क्यों? ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से इनको अपने अस्तित्व का डर सताने लगा कि इनको जॉब सुरक्षित मिलेगा कि नहीं होगा। इन बातों का डर इन्हें हर समय सताने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इंडियन कॉटन एंड सिल्क, भारत के कॉटन और सिल्क, ठीक है, ये इनका जब युग चालू होता है, एरा ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क, यानी एक नया युग चालू होता है जब भारतीय कॉटन और सिल्क का पूरी तरह से विश्व में डिमांड बढ़ना शुरू होता है। क्या बात है दोस्तों कि असल में विश्व में जहां भी कॉटन होता था वो काफी मोटे किस्म का होता था और वो उतना ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन इंडियन जो कॉटन है ये बहुत ही महीन होते थे और इनका पूरे विश्व में काफी ज्यादा डिमांड था। बुनकर लोग इन्हीं कॉटन का ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते थे और ऐसे सिचुएशन में सारे लोग जो है वो इंडिया से ही इस कॉटन का ट्रेड करना शुरू कर दिए। वे लोग ऊंट की पीठों पे पहले ले जाते थे, बाद में बड़े बड़े जहाजों से ये कॉटन को यहाँ से ले जाने लगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो
ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का अगर मैप है तो दोस्तों इस इंडिया के मैप में इसमें क्या है कि अब धीरे धीरे यूरोप में भी कौन, फ्रेंच, डच, पुर्तगालीज, ये सारे लोग अब यहां से व्यापार करना शुरू कर दिए। ये लोग आते थे और इंडिया से ही यहाँ के कॉटन को ले जाके अपने देशों में वहां पे व्यापार करते थे। अब इस तरह से इंडिया के स्पेशली दो पोर्ट की बात करते हैं। एक पोर्ट है जो सूरत और दूसरा जो पोर्ट है वो वेस्ट बंगाल में हुगली। इन दोनों पोर्ट में काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। एक तरह से ये हब बन गया था पूरे ट्रेड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सूरत पोर्ट के थ्रू ये इंडिया से जो व्यापार है ये इधर की तरफ यानी वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो इधर के देशों में, खाड़ी देशों में आसानी के साथ व्यापार हो सकता था। और इधर ये हुगली पोर्ट है तो यहाँ से क्या है कि अगर साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो इन देशों में यहाँ से व्यापार हो सकता था। इस तरह से पूरे विश्व को ये लोग व्यापार को कनेक्ट किया हुआ था, ये दो पोर्ट। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े जहाज के मालिक, बड़े बड़े जो लोग बेचने वाले लोग हैं, जो विदेशों में सामान को बेचने वाले लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दलाल यानी मीडिएटर, ये लोगों का भी जमावड़ा स्टार्ट हो गया। ये लोग क्या करते थे कि किसानों से सामान को खरीद के और ये दलाल जो है इन लोगों को महंगे दामों में बोलते थे। वहां पे बोली लगती थी, जिसका दाम सही लगता था वो वहां पे खरीद लेता था। ऐसे सिचुएशन में क्या है, कुछ भारतीय जो पैसे वाले लोग हैं, कुछ मर्चेंट्स हैं और कुछ बैंकर्स हैं, वो लोग भी इसी में अपना पैसा बनाना शुरू कर दिए। वे लोग खुद उत्पादन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते थे, वे किसानों को पैसा देते थे और जो भी मटेरियल तैयार होता था उसको ले जाके इन जहाज के मालिकों और इन बेचने वाले निर्यातक लोगों को बेचा, मतलब ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी व्यापार करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे इनको काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीजों का बोली लग रहा है, दाम लग रहा है। ठीक है, अगर जो भी ये किसान जो है या फिर जो भी ये बैंकर्स, भारतीय जो ट्रेडर्स हैं, बैंकर्स हैं, ये लोग किसानों को पैसा देकर प्रोडक्शन करवा रहे हैं और उस प्रोडक्शन वाली चीजों को ले आके यहाँ पे बोली लगा रहे हैं। अब बोली अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बोली इनमें से कोई लगा देता है तो वो लोग इनको दे देते हैं। ऐसे में इनको खाली हाथ रहना पड़ता है, इनको काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय जो भी ब्रिटेन में लेटर अपने ऑफिशियल को लिखते थे, सब में इसी बात का जिक्र होता था कि हमें यहाँ पे कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ा है और यहाँ पे किस तरह से हर चीजों का ऊंची ऊंची बोली लग रही है। इससे निकलने का कोई सॉल्यूशन बनाइए, किसी तरह से हमें यहाँ पे मोनोपोली चाहिए, एकाधिकार चाहिए। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा फोर्स किया अपने उच्च अधिकारियों को और फाइनली क्या हुआ कि उच्च अधिकारियों ने एक इसका उपाय निकाला। उपाय ये था कि उन्होंने यहाँ पे एक बॉम्बे पोर्ट और यहाँ पे एक कोलकाता पोर्ट का निर्माण कराया। ये नया निर्माण कराया। ये जो था ये प्राकृतिक था, लेकिन ये जो है इन लोगों ने आर्टिफिशियल रूप से अपना नया निर्माण कराया पोर्ट का कि यहाँ पे सिर्फ हम ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब व्यापारी पूरा लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह से बुलाना था। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो ब्रिटिश कंपनी के लोग हैं, इन लोगों का मेन उद्देश्य था केवल दो। पहला था कि जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ये बीच के दलाल मीडिएटर्स हैं, इनको किसी तरह से इनके रोल, इनकी भूमिका को खत्म करना और साथ ही साथ जो लोग भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग सामान को बेचने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हम उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करना कि वो किसी और के पास न जाए। इसके लिए इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पेड सर्वेंट की नियुक्ति की, पेड सर्वेंट की नियुक्ति की, जिसका नाम था गोमास्ताज। इनके बारे में दोस्तों हम अभी अच्छे से जिक्र करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है अक्सर, गोमास्ताज। तो गोमास्ताज का काम क्या होता था कि इन लोगों का काम था कि किसानों को, मतलब जो लोग भी किसान थे, जो लोग भी ये प्रोड्यूसर्स थे, वेवर्स थे, बुनकर थे, ठीक है, तो उनसे माल को कलेक्ट करना, उन पे नजर रखना, साथ ही साथ क्वालिटी को इंस्पेक्शन करना और उनको किसी और से डील करने से रोकना, ये इनका काम होता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? पहला काम ये था कि किसी भी तरह से हम दलालों को,
जो लोग भी मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पे उनके भूमिकाओं को खत्म करना, और जितना भी हम एश्योर करें कि जो भी माल आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिले ताकि कंपटीशन कम हो, इसके लिए इन्होंने गुमास्ता की नियुक्ति की। सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी वेवर्स हैं, वो पूरा का पूरा माल सिर्फ और सिर्फ हमें ही दें। इसको किस तरह से हम करें कि वो किसी और से डील न कर सकें, इसके लिए इन्होंने रास्ता अपनाया एडवांस का, यानी गुमास्ताज के थ्रू ये लोग एडवांस पैसे पहले ही उन किसानों को दे देते थे, और वो किसान एडवांस पैसे पा जाते थे, तो बाद में जब भी माल तैयार होगा तो वो किसी और के पास नहीं जा पाएंगे, इसके लिए इन्हें फोर्स किया जाता था। ठीक है, और इस तरह से ये लोग एश्योर करने लगे कि जो भी सामान आएगा, जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा, जो भी वेविंग आइटम्स मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेंगे, बल्कि किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से इन लोगों ने उस कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और धीरे धीरे ये जो ट्रेड है ये सूरत से हटके ये पूरा हब बॉम्बे, और ये हुगली से हटके पूरा हब कोलकाता की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अक्सर ये एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन द रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द सूरत एंड हुगली पोर्ट। सूरत और हुगली पोर्ट के डिक्लाइन होने का क्या कारण है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत एंड हुगली पोर्ट के डिक्लाइन, पतन का क्या कारण है। ठीक है, तो उसका रीजन आपने यहाँ पे आसानी से देख लिया। ठीक, इन लोगों का मेन यही काम था, इन्होंने नया पोर्ट बनाया ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके, और इसके लिए ये दो बातों को ध्यान रखा जा सके। पहला कि बिचौलियों को, व्यापारियों को खत्म करना, और साथ ही साथ उन लोगों को किसी भी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल करना, किसके ऊपर, जो वेवर्स हैं उनके ऊपर। इसके लिए इन्होंने गुमास्ताज की नियुक्ति की। और दूसरा क्या है कि उनको एडवांस देके और किसी भी तरह उन्हें किसी और, किसके साथ, फ्रेंच के साथ, डच के साथ, पुर्तगाली के साथ, उन सारे लोगों से डील करने से रोकना, यानी डील जब भी करना है तो सिर्फ हमसे करना है। और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, सूरत से बॉम्बे और हुगली से कोलकाता की तरफ, ये पोर्ट का जो हब था वो पूरी तरह से वहां पे जा चुका। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से क्या होता है कि ये एक नया सेंटर उभर के सामने आया, बॉम्बे और कोलकाता। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे गुमास्ताज के बारे में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गुमास्ताज की भूमिका क्या है, इनका फंक्शन क्या है। दोस्तों गुमास्ताज जो है ये एक पेड सर्वेंट की काम करते हैं। पेड सर्वेंट का किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनका मेन उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था, मेन फंक्शन क्या था। मेन फंक्शन था कि ये एडवांस गांव में जाके किसानों को, वेवर्स को एडवांस देना। ठीक है, किसको, वेवर्स को, जितने भी बुनकर थे उन लोगों को क्या करना, एडवांस पैसा देना। इसके बाद उन लोगों के ऊपर निगरानी करना, नजर रखना, जो भी वहां पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सबसे पहले तो क्वांटिटी बताना कि कितना माल तैयार करना है, क्वांटिटी बताना कि कितना सामान तैयार करना है। इसके बाद जो कुछ भी निर्माण हो रहा है उसके लिए ये लोग बीच बीच में जाते थे और क्वालिटी का इंस्पेक्शन भी करते रहते थे। नेक्स्ट, साथ ही साथ ये लोग कलेक्ट करते थे। जब माल तैयार हो जाता था तो ये लोग कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कि टू स्टॉप डीलिंग विथ अदर मर्चेंट्स, दूसरे व्यापारियों से डील करने से रोकना। तो ये टोटल ये फंक्शन है गुमास्ताज के। ठीक है दोस्तों, गुमास्ताज की भूमिका काफी अच्छी थी। ये लोग आते थे शहरों से और किसानों को इस तरह से पैसा देते थे, और किसान जो है या वेवर्स जो है ये लोग काम अपना कर रहे थे। इन लोगों को भी काफी फायदा था, अपने पूरे परिवार को साथ में मिलकर ये लोग काम कर रहे थे। छोटे मोटे जो खेत प्लाट थे उस पर भी ये लोग अपनी खेती के साथ साथ ये सारे काम अच्छे से कर रहे थे। लेकिन बाद में काफी जगहों पे गुमास्ताज और किसानों के बीच में क्लैश, झगड़ा सुनाई देना शुरू कर दिया। क्या रीजन था दोस्तों, आइए देखते हैं कि गुमास्ताज और किसानों के बीच में झगड़ा क्यों होने लगा, गुमास्ताज और बुनकरों के बीच में झगड़ा क्यों होने लगा। कारण यह है कि ये गुमास्ताज जो थे ये आउटसाइडर्स थे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो मर्चेंट थे वो गांव में आके और बुनकर के लिए पैसा देने लगे, काम करने लगे। उस समय प्रोडक्शन का काम गांव में हो रहा था। अंतर यह है कि उस समय वो लोग गांव में आके रहते भी थे, गांव के सुख सुविधा का ध्यान भी रखते थे और गांव वालों के जरूरत के टाइम में पैसे भी देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये गुमास्ताज बाहर से आते थे, अक्सर अपने चपरासी और सैनिकों के साथ आते थे, नौकरों के साथ आते थे और घोड़ों पे बैठ के आते थे।
ये क्वालिटी को चेक करते थे। अगर कोई क्वालिटी में गड़बड़ होता था तो ऐसे सिचुएशन में ये उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे। ऐसे में बेचारी ये बुनकर उस सामान को लेके क्या करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये जो भी पैसे दे रहे हैं तो टाइम पे काम ढूंढते थे। अगर टाइम पे पूरा नहीं होता था तो इसके लिए पनिशमेंट करते थे, उन्हें कोड़ों से मारते थे, उन्हें काफी ज्यादा सजा देते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। इस वजह से धीरे धीरे गांव वाले, ये जो बुनकर्स हैं, ये लोग सारे वेवर्स हैं, ये लोग इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी शुरू कर दिए। जगह जगह पे ऐसे झगड़े सुनाई देने लगे और फाइनली ये बुनकर जो है ये अपना गांव छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए। ये लोग इन बुनकर के काम से पीछे हटना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भूमिका है इसका गुमास्ताज का। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट वर द मेन फंक्शन ऑफ द गुमास्ताज एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्लैशेस बिटवीन द वेवर्स एंड द गुमास्ताज। तो इसके लिए ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है मैनचेस्टर केम टू इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर केम टू इंडिया। दोस्तों पहले बात तो याद रखिए, ये मैनचेस्टर जो है ये इंग्लैंड में है। अब मैनचेस्टर उड़ के इंडिया में नहीं है। कहने का मतलब है मैनचेस्टर में बना हुआ सामान। मैनचेस्टर जो है एक तरह से ये कॉटन उद्योग के लिए काफी ज्यादा हब है, ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पे माना जाता है कि ये सेंटर है। और यहाँ का बना हुआ सामान इंडिया में कैसे आया, तो कहने का मतलब ये है मैनचेस्टर केम टू इंडिया का मतलब यहाँ पे बना हुआ सारा कपड़ा यहाँ पे कैसे आया। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये है इंग्लैंड, सॉरी ये है आपका इंग्लैंड, यहाँ पे मैनचेस्टर है, और ये है आपका इंडिया। ठीक, इंग्लैंड, यहाँ पे मैनचेस्टर लिख सकते हैं। जब इंग्लैंड में क्या कॉटन इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे में यहाँ पे जो लोग प्रोड्यूसर्स थे इनके मन में एक डर होने लगा, डर सताने लगा। वो डर कैसा था कि अब तक इस इंग्लैंड में बाहरी दूसरे देशों से भी काफी ज्यादा कॉटन आता था। इंडिया से भी कॉटन जाता था, इंडिया से भी काफी ज्यादा कॉटन यहीं पे जाता था, ठीक है। ऐसे में ये लोग क्या किए, ये जो प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर थे, ये लोग इस सरकार को फोर्स किए कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा टैक्स बढ़ा दीजिए जिसकी वजह से ये बाहर से आने वाला जो भी सामान है वो ऑटोमेटिक कम हो जाए और इनकी मात्रा जो है, क्वांटिटी है, ये भी थोड़ा सा डाउन हो जाए, ठीक है। सरकार ने ऐसा ही किया। इन लोगों के दबाव में आकर सरकार ने यहाँ पे जो टैक्स था उस टैक्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये भारत से जो भी कॉटन यहाँ पे जाता था वो पूरी तरह से क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। दूसरा, और इसके साथ ही इन्होंने दूसरा काम ये किया कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इस ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने, इन प्रोड्यूसर्स ने ये फोर्स किया, रिक्वेस्ट किया कि आप इंडिया का मार्केट भी ओपन कर दीजिए ताकि हमारे यहाँ जो बनने वाला कॉटन है ये पूरी तरह से इंडिया में चला जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, इंडिया से बनने वाला कॉटन जो है वो यहाँ पे आता था, इसको रोकने के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरा, इस मार्केट को भी ओपन करा दिया ताकि मेरा सामान आसानी से इस इंडिया में पहुंच जाए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही किया। अब क्या है कि इंडिया में इस इंग्लैंड, मैनचेस्टर में बनने वाला पूरा कपड़ा जो है इंडिया में पूरी तरफ से, चारों तरफ से अपना मार्केट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये मशीनों से बनने वाला कपड़ा था इसलिए बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। यहाँ पे वेवर्स बेचारे हाथों से बुनते थे, काफी टाइम लेते थे, इसीलिए ये कॉस्टली होता था। ऐसे में धीरे धीरे क्या है, लोग जो है इन्हीं कपड़ों का सहारा लेने लगे क्योंकि ये सस्ता था। और इस तरह से इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर से बने हुए कपड़ों ने पूरी तरह से यहाँ के मार्केट को अपना लिया। अब ऐसे में बुनकरों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई। बुनकरों के सामने बहुत ज्यादा परेशानी की सिचुएशन आ गई। दूसरा, इसके साथ साथ एक और दिक्कत ये हुआ कि ये बुनकर लोग जो भारत में वेवर्स हैं, ये जिन किसानों से ये लोग कॉटन लेते थे, रॉ मटेरियल लेते थे, जिन किसानों से कपास लेते थे, बाद में क्या हुआ कि अमेरिका में, दोस्तों अमेरिका में होम वॉर चालू हो गया, गृह युद्ध चालू हो गया। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका से ही कच्चा कॉटन जो था, अमेरिका से कच्चा कॉटन इंग्लैंड में जाता था प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब होम वॉर चालू हो गया तो अब ये लोग इस इंग्लैंड को रॉ कॉटन सप्लाई करने में
सफल नहीं थे, ये लोग रॉ कॉटन देने के लिए अब तैयार नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में यहाँ के मैन्युफैक्चरर ने भारत के किसानों को डायरेक्टली बोला कि हमें रॉ कॉटन की जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में भारत के जो किसान हैं, फार्मर्स थे, ये लोग क्या किए, अपने कॉटन का दाम कई गुना बढ़ाना शुरू कर दिए। इनको जरूरत था, ये लोग खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो बुनकर्स थे, वेवर्स थे, ये बेचारे अब इस कॉटन, एक तो इनका मार्केट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, यहाँ पे भी नहीं बेच सकते थे, अपना मार्केट भी मैनचेस्टर वालों ने कब्जा कर लिया, और साथ ही साथ ये कॉटन का दाम भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब ये बुनकर लोग बेचारे यहाँ से, इन किसानों से इस कॉटन को भी खरीदने में सक्षम नहीं रह गए। फाइनली बेचारे वेबर जो है अपना बुनकर वाला काम छोड़ के धीरे धीरे फैक्ट्रियों में मजदूरी को अपनाना शुरू कर दिए, और इस तरह से ये इंडिया का जो पूरा मार्केट है वो मैनचेस्टर के पकड़ में आ गया। मैनचेस्टर से बनने वाला कपड़ा पूरे इंडिया के मार्केट में चारों तरफ फैल गया, और इसी वर्ड को बोला जाता है मैनचेस्टर केम टू इंडिया। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल इजीली समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार हम बोल देते हैं, फास्ट ध्यान से लिखिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सरकार को फोर्स किया गया कि बाहर से आने वाली चीजों को रोक दिया जाए, और इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। बाहर से आने वाली चीजें रुक गई, बाहर से आने वाला कॉटन रुक गया, भारत से बनने वाला कॉटन कपड़ा भी, कॉटन भी रुक गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि वो यहाँ पे मार्केट ओपन करे ताकि यहाँ पे बनने वाला कपड़ा यहाँ पे चला जाए। अब इस तरह से यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो वेवर्स हैं, इनको दोहरी मार झेलनी पड़ी। पहला जो विदेश में आता था, यानी इंग्लैंड में आता था, ये भी यहाँ पे टैक्स बढ़ने की वजह से रुक गया, और दूसरा अपना होम मार्केट जो था वो भी रुक गया, वो भी छीन गया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी मैनचेस्टर से बनने वाला कपड़ा आ गया, जो कि मशीनों से बनता था, काफी सस्ता था, और इसका ये लोग कंपटीशन नहीं कर सकते थे। ठीक, इन सब के अलावा जो कॉटन ये किसानों से खरीदते थे, फार्मर्स से जो खरीदते थे, तो ये क्या हुआ कि जब अमेरिका में होम वॉर चालू हो गया, गृह युद्ध चालू हो गया, तो ये लोग रॉ कॉटन नहीं देते थे इंग्लैंड को। ऐसे सिचुएशन में इंग्लैंड ने भारत के किसानों से मांग की, और भारत के किसानों ने इसका दाम कई गुना बढ़ा दिया। यानी अब ये वेवर्स अब इसको खरीद लेने में भी सक्षम नहीं रह गए, और फाइनली ये लोग बेचारे अपना ये जीविका छोड़ के और फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम ढूंढना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी वर्ड को बोला जाता है मैनचेस्टर केम टू इंडिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।